दोस्तों, आज के दौर में अगर किसी से भी ये पूछा जाए कि अगर आपको पढ़ने का मौका मिले तो दुनिया के वे कौन से विश्वविद्यालय हैं जिनमें आप पढ़ना चाहेंगे, तो आपको लगभग सभी से यही जवाब मिलेगा कि ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज। आज के टाइम में इन यूनिवर्सिटीज में हमारे भारत के हजारों या लाखों छात्र हर साल पढ़ने जाते हैं, या फिर इन यूनिवर्सिटीज में या कई अन्य यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार बैठे हैं, बस एक मौके के इंतजार के साथ। लेकिन आज जो ये स्थिति है वो आज के 800 साल पहले ऐसी बिल्कुल नहीं थी। तब एक ऐसा दौर था जब गंगा उल्टी नहीं बल्कि सीधी बहती थी। उस दौर में दुनिया भर के लोग पढ़ने के लिए हिंदुस्तान की एक यूनिवर्सिटी में बस एक मौके की चाह रखते थे। उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए बाकायदा संस्कृत सीखते थे, दरवाजे पर खड़े रहते थे, लेकिन इसके बाद भी एडमिशन नहीं मिलता था, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए असंख्य लोग आते थे, लेकिन उनमें से बस 20% छात्रों को ही एडमिशन का मौका मिलता था। वो भी कोई आसानी से नहीं, क्योंकि ये 20% छात्र दुनिया के सबसे होनहार छात्र होते थे, जिनका इंटरव्यू होता था। एडमिशन के लिए 3 लेवल क्लियर करने पड़ते थे, जिसमें पहला होता था इंटरव्यू, जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारपाल द्वारा लिया जाता था। इसके बाद 2 लेवल और क्लियर करने के बाद ही आपको मौका मिलता था दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में पढ़ने का, जिसमें माना जाता है कि लाखों किताबें हुआ करती थी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत की प्राचीन यूनिवर्सिटी, जिसका नाम है नालंदा यूनिवर्सिटी। ये विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। विकसित स्थिति में इसमें विद्यार्थियों की संख्या करीब 10,000 एवं अध्यापकों की संख्या 2,000 थी। 7वीं सदी में जब वेनसाट आया था, उस समय 10,000 विद्यार्थी और 1510 आचार्य नालंदा विश्वविद्यालय में थे। इस विश्वविद्यालय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, पारस तथा तुर्की से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा के विशिष्ट शिक्षा प्राप्त स्नातक बाहर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। इस विश्वविद्यालय को 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने की थी और महेंद्र द्वितीय के खिताब को अपनाया था। ये विश्वविद्यालय पटना वर्तमान बिहार राज्य से 88.5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 11.5 किलोमीटर उत्तर में एक गांव के पास स्थित है। महायान बौद्ध धर्म के इस विश्वविद्यालय में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ अन्य धर्मों की शिक्षा भी दी जाती थी। आइए आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि कैसे नालंदा विश्वविद्यालय का पतन हुआ और इसके पीछे क्या कारण थे। दोस्तों, ये विश्वविद्यालय अत्यंत सुनियोजित ढंग से और विस्तृत क्षेत्र में बना हुआ स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना था। इसका पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी। अभी तक खुदाई में 13 मठ मिले हैं। मठ 1 से अधिक मंजिल के होते थे। मठों के सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में बुद्ध भगवान की मूर्तियां स्थापित थी। केंद्रीय विद्यालय में 7 बड़े कक्ष थे और इसके अलावा 300 अन्य कमरे थे। इनमें व्याख्यान हुआ करते थे। कमरे में सोने के लिए पत्थर की चौकी होती थी। दीपक, पुस्तक इत्यादि रखने के लिए आले बने हुए थे। प्रत्येक मठ के आंगन में एक कुआं बना था। 8 विशाल भवन, 10 मंदिर, अनेक प्रार्थना कक्ष तथा अध्ययन कक्ष के अलावा इस परिसर में सुंदर बगीचे और झीलें भी थी। जैन धर्म सूत्र कृतांग में नालंदा के हस्तियान नामक सुंदर उद्यान का वर्णन करते हैं। इस विश्वविद्यालय में 3 प्रमुख पुस्तकालय थे, रत्नोदधि, रत्नसागर और रत्नरंजक। एक पुस्तकालय भवन को 9 तलों का हुआ करता था। यहाँ कई दुर्लभ पुस्तकों का भंडार भी था। दोस्तों, ये विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था, जो कि पूर्णतः निःशुल्क था। इस विश्वविद्यालय में शिक्षा, आवास, भोजन आदि का कोई भी शुल्क छात्रों से नहीं लिया जाता था। सभी सुविधाएं निःशुल्क थी। राजाओं और धनी सेठों द्वारा दिए गए दान से इस विश्वविद्यालय का व्यय चलता था। इस विश्वविद्यालय को 200 ग्रामों की आय प्राप्त होती थी। ये विश्वविद्यालय प्रमुखतः बौद्ध धर्म से जुड़ा होने के बाद भी यहाँ हिंदू तथा जैन मतों से संबंधित अध्ययन कराए जाने के संकेत मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर वेद, विज्ञान, खगोल शास्त्र, सांख्य, वास्तुकला, शिल्प, मूर्तिकला, व्याकरण, दर्शन, शल्य विद्या, ज्योतिषी, योग शास्त्र तथा चिकित्सा शास्त्र भी पाठ्यक्रम में शामिल थे। इससे पता चलता है कि बौद्ध शासन होने के बावजूद बौद्धों ने कभी दूसरे धर्मों के अनुयायियों के साथ भेदभाव नहीं किया। दोस्तों,
अब नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने के पीछे 2 कारणों या घटनाओं का जिक्र होता है, जिसमें पहला, इतिहासकार विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने के पीछे जो वजह बताते हैं, उसके अनुसार एक समय बख्तियार खिलजी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया था। उसके हकीमों ने उसका खूब उपचार किया पर कोई फायदा नहीं हुआ। तब उसे नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र जी से उपचार कराने की सलाह दी गई। उसने पहले तो उपचार के लिए बहुत मना किया, पर बाद में वो उपचार करवाने के लिए तैयार हो गया और आचार्य राहुल को बुलवा लिया। पर इलाज से पहले उसने शर्त रख दी कि वो किसी हिंदुस्तानी दवाई का सेवन नहीं करेगा। उसके बाद भी उसने कहा कि अगर वो ठीक नहीं हुआ तो आचार्य राहुल की हत्या करवा देगा। आचार्य राहुल उसकी सभी बात मान गए। अगले दिन आचार्य उसके पास कुरान लेके गए और कहा कि पृष्ठ संख्या इतने से इतने तक पढ़िए, आप ठीक हो जाएंगे। उसने पढ़ा और वो ठीक भी हो गया। ठीक होने के बाद इसको ये बात सताने लगी कि बिना किसी दवा के मैं ठीक कैसे हो गया। उसने आचार्य राहुल श्रीभद्र से जब इसकी वजह पूछी तो आचार्य ने बताया कि कुरान के जिन पृष्ठों को पढ़ने के लिए कहा गया था, उन पृष्ठों पर दवा का लेप लगा दिया गया था। वह थूक के साथ पृष्ठों को पलटते समय पृष्ठों पर लगी दवा को चाटता गया और ठीक होता गया। इसको सुनकर खिलजी को खुशी नहीं हुई, बल्कि वो जल गया कि हमारे हकीमों में इतनी काबिलियत क्यों नहीं है। बौद्ध धर्म और आयुर्वेद का एहसान मानने के बदले उसने 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में ही आग लगवा दी, क्योंकि उसे देश के ज्ञान और आयुर्वेद की विकसित जड़ों को देखकर जलन हो गई थी, जिसे उसने नष्ट करने का फैसला कर लिया था। परिणाम स्वरूप खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवाई। नालंदा की महान पुस्तकालय में आग लगने से लगभग 9 मिलियन पांडुलिपियां नष्ट हो गई। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थी कि वह 3 महीने तक जल रही थी। इसके बाद खिलजी के आदेश पर तुर्की आक्रमणकारियों ने नालंदा के हजारों धार्मिक विद्वानों और भिक्षुओं की भी हत्या कर दी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बौद्ध धर्म का विस्तार हो। इस विश्वविद्यालय में हर्षवर्धन, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, आयुर्वेद, नागार्जुन आदि कई अन्य विद्वानों ने पढ़ाई की थी। दूसरी घटना ये भी सुनाई पड़ती है कि इस विश्वविद्यालय को 2 ब्राह्मणों ने जलाया, पर इसका कोई ठोस सबूत न मिलने से इस पर लोगों का विश्वास कम ही है। दोस्तों, उस समय यहाँ लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वॉरफेयर, इतिहास, मैथ, इकोनॉमिक्स, भाषा विज्ञान, मेडिसिन आदि कई विषय पढ़ाए जाते थे। सबसे खास बात इस विद्यालय की ये थी कि कोई भी फैसला सबकी सहमति से लिया जाता था, यानी अध्यापकों के साथ छात्र भी अपनी राय देते थे, यानी यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रणाली थी। नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष 1.5 वर्ग फीट में मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि इस विश्वविद्यालय का ये सिर्फ 10% हिस्सा ही है। अर्थात ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, जिसे खिलजी ने नष्ट कर दिया था। दोस्तों, 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों का अवलोकन किया और इतिहास के बारे में गहनता से जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने राजगीर स्थित नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का लोकार्पण किया। तीसरी बार पीएम बनने के बाद ये उनका पहला बिहार दौरा था। नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का शिलान्यास 19 सितंबर 2014 को तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने किया था। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास से संबंधित हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।